पूरे देश भर में डॉक्टर्स के ज़रिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ख़ासतौर से कोलकाता में डॉक्टर्स के ज़रिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के ज़रिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस सब से लगभग आप सब लोग वाकिफ़ हो गए अभी तक। और ज़्यादातर लोगों को ये भी पता होगा कि इन प्रोटेस्ट के पीछे की जो मेन वजह है वो वजह क्या है। लेकिन जिन लोगों को अभी तक नहीं है क्लियर, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। 8 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ उसका मर्डर कर दिया जाता है। सुबह करीब 8 बजे उसी हॉस्पिटल का एक कर्मचारी उस सेमिनार रूम में जाता है, मतलब जिस रूम में उस लड़की के साथ ये सब हुआ, ये रेप और मर्डर, उसी रूम में वो जाता है शायद साफ सफाई के लिए। और वो देखता है कि वहाँ पर उस लड़की की लाश पड़ी हुई है और वो तुरंत चीख पुकार कर हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ को भी इकट्ठा करता है और सब लोगों को पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा यहाँ पर हो गया है। यहाँ तक भी ये केस कम दुखद नहीं है, पर इसके आगे जो घटनाएं होती हैं, जो बातें खुल के आती हैं, जो रोल प्रशासन का और ख़ास तौर से हॉस्पिटल ऑफिशियल्स का देखने को मिलता है, पुलिस का देखने को मिलता है, वो इस केस को और ज़्यादा दर्दनाक बना देता है और ज़्यादा बदतर बना देता है। क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में ही जब लड़की के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया जाता है तो पहले तो उन्हें बोला जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, फिर उसके बाद बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जबकि उस ट्रेनी डॉक्टर की जो डेड बॉडी थी उसकी कंडीशन ये थी कि वो हाफ नेकेड थी, वेजाइनल ब्लीडिंग के साइन थे, आंखों में से खून निकल रहा था और लगभग पूरे शरीर पर चोटें थीं। मतलब रेप और मर्डर के साफ साइन थे। और आप खुद समझ सकते हो कि जिस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होते हों वहाँ के डॉक्टर्स के लिए ये बात समझना कितना मुश्किल हो सकता है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। जाहिर सी बात है उन लोगों ने न जाने कितनी बार पोस्टमार्टम किए होंगे, ऐसे कितने केस देखे होंगे, लेकिन फिर भी लड़की के पेरेंट्स को बोला ये जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और जब लड़की के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक लड़की के पेरेंट्स को उनकी बेटी की डेड बॉडी को देखने तक नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि पुलिस भी उस टाइम इस केस को ना सिर्फ एज अ सुसाइड रजिस्टर करती है बल्कि लड़की के पेरेंट्स से सेटलमेंट करने के लिए भी बोला जाता है। और ये सारी बातें मृतक डॉक्टर के पेरेंट्स के जो वकील हैं विकास रंजन, वो कोर्ट में जजेस के सामने भी रखते हैं। लेकिन फिर बात फैलती है दूसरे स्टूडेंट्स तक, डॉक्टर्स तक पहुंचती है और लोग आक्रोशित हो उठते हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिससे पुलिस पर और प्रशासन पर काफ़ी प्रेशर बना। और शायद सिर्फ इसीलिए ये केस पूरे देश के सामने एक रेप और मर्डर के केस के रूप में आ भी पाया। अब यहाँ तक जितना भी हमें पता चला है उनमें से 4 बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात, हॉस्पिटल ऑफिशियल्स ने मृतक डॉक्टर के पेरेंट्स से पहले ये क्यों बोला कि उनकी बेटी बीमार है और उसके बाद जो हुआ था उसको सुसाइड बताया। दूसरी बात, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मृतक डॉक्टर के पेरेंट्स को शुरुआती 3 घंटों तक उनकी बेटी की डेड बॉडी क्यों नहीं देखने दी गई। तीसरी बात, पुलिस ने क्यों जल्दबाजी में इस केस को एज अ सुसाइड रजिस्टर किया। और चौथी बात, पुलिस ने मृतक डॉक्टर के पेरेंट्स से जो सेटलमेंट की बात कही थी वो किस तरीके का सेटलमेंट था। और ये बातें जानने के बाद जैसे इस वक्त आपको एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वैसे ही उस टाइम तक जो लेडी डॉक्टर हैं यानी जो मृतक लड़की है, उनके पेरेंट्स को और दूसरे डॉक्टर्स को इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। और इसी के बाद ये सारे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है क्योंकि लगभग इमरजेंसी सर्विसेज तक बंद थी हॉस्पिटल्स में। इसी के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस संजय रॉय नाम के एक आदमी को मुख्य अपराधी के रूप में अरेस्ट करती है। अब ये जो इंसान है संजय रॉय, ये सचमुच एक बहुत अजीब पर्सनैलिटी है और बहुत सी बातें ऐसी हैं इस इंसान की जो हमें जाननी ज़रूरी हैं, जो कि हम आगे देखेंगे और उन पर स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये इंसान एक तरीके के लेसन की तरह है सोसाइटी के लिए कि कैसा हमें नहीं बनना है या कैसा अपने छोटे भाई बहनों को और अपने बच्चों को हमें नहीं बनने देना है। खैर, देखने वाली बात यह है कि इसके अरेस्ट होने के बाद भी जो प्रोटेस्ट हैं वो जारी रहते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बोलते हैं कि ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी लोग थे जो इस क्राइम में शामिल हैं और वो लोग अपने प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं। लेकिन उस टाइम पर इतना ज़्यादा दम इस दावे में नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर पता चलता है कि 2001 में ऐसा ही सेम केस इस ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। अब हम इस 2001 वाली केस को पूरा तो नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस 2001 वाले केस की कुछ बातें ऐसी हैं
जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो दावा लड़की के पेरेंट्स कर रहे हैं, जो दावा प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हो सकता है उसमें दम हो और सचमुच कुछ पावरफुल लोग भी इस केस में शामिल हों जिन्हें बचाने की कोशिश करी जा रही है। तो होता क्या है, 2001 में सौमित्रा विश्वास नाम के एक लड़के की डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई मिलती है इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में। और उस टाइम पर भी पुलिस बिना किसी खास इन्वेस्टिगेशन के उस लड़के की डेथ को सुसाइड बता देती है। पर लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो सुसाइड क्यों करेगा। तो पुलिस उनको वजह देती है कि आपके बेटे ने जो सुसाइड किया है वो शायद अफेयर फेलियर की वजह से किया है, मतलब कि उसको प्यार में धोखा मिला या उसकी मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन लड़के की जो मदर हैं वो डटी रहती हैं अपनी बात पर। वो कहती हैं कि नहीं, उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और फिर ये जो मामला है ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट आदेश देता है इस मामले को रीओपन करने के लिए और दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और जब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उर्मिता दास नाम की एक लड़की को जो पुलिस है वो अरेस्ट कर लेती है। और जस्ट उस अरेस्ट के बाद वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले तो शुरुआत में पुलिस बिना किसी खास इन्वेस्टिगेशन के इस केस को सुसाइड बोलकर क्लोज करने की कोशिश करती है। और जब कोर्ट इस केस को रीओपन कराता भी है तो पुलिस पूछताछ के नाम पर एक स्टूडेंट को ही गिरफ्तार कर लेती है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और इस प्रोटेस्ट में वो बहुत सी बातें मीडिया के सामने ओपन करते हैं। बहुत से हैरान कर देने वाले दावे वो मीडिया के सामने करते हैं। और वो दावे क्या थे? वो दावे ये थे कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रोस्टिट्यूशन का एक पूरा रैकेट चल रहा है। यहाँ पर पोर्नोग्राफिक वीडियोस शूट करी जाती हैं और जब इन लोगों को कोई लड़की नहीं मिलती है पॉर्न वीडियोस शूट करने के लिए तो ये मुर्दा घर से लाशें लेकर के आते हैं और उन लाशों के साथ पॉर्न वीडियोस शूट करी जाती हैं और कॉलेज की ही किसी लड़की का चेहरा उन वीडियोस में मॉर्फ करके लगा दिया जाता है। और वो लड़की जो पुलिस ने अरेस्ट करी थी, उर्मिता दास, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होता है। और क्योंकि वो लड़की सुमित्रा विश्वास की दोस्त होती है, यानी कि जो लड़का जिसका मर्डर हुआ होता है उसकी दोस्त होती है, तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। और क्योंकि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। और इस मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए उस लड़के की बॉडी को उस हॉस्टल रूम में पंखे पर टांग दिया जाता है। और यही वो सब दावे हैं जो स्टूडेंट्स उस टाइम मीडिया के सामने करते हैं और खासतौर से टीएनएन की रिपोर्ट में ये सब दावे स्टूडेंट्स ने किए हैं। और टीएनएन ने ही उस टाइम पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी करी थी जिसमें वो उसी हॉस्टल के एक रूम नंबर 15 में जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने उन्हें बताया था कि उस ही रूम में जो सारी वीडियोस वगैरह हैं वो शूट होती हैं और उस रूम में पूरा एक सेटअप तैयार है। एक ट्राइपॉड वहाँ पर रखा है, एक टेबल पड़ी है, लाइट्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, ये सारा सामान वहाँ पर है, वीडियो शूट करने का पूरा इंतजाम वहाँ पर है। और टीएनएन की रिपोर्ट में भी है ये कि जब टीएनएन के रिपोर्टर्स पहुँचते हैं वहाँ पर तो सचमुच उन्हें वहाँ पर वो सारा सामान मिलता है। वहाँ पे ट्राइपॉड भी था, वहाँ पर टेबल भी पड़ी थी, वहाँ पे लाइट्स भी थी, वहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी थे, मतलब पूरा इंतज़ाम जो एक वीडियो शूट करने के लिए होता है वो पूरा वहाँ पर था। और ये सब वहाँ मिलने के बाद जो दावे स्टूडेंट्स ने करे थे वो अब सच नज़र आने लगे थे। तो कहने को तो ये सब बातें अतीत की हैं, लेकिन जैसा इस केस में 2024 वाले केस में हो रहा है कि एक रेप और मर्डर के केस को सुसाइड का केस दिखाने की कोशिश करी जाती है और केस को दबाने की कोशिश करी जाती है, वैसा ही सेम सब कुछ 2001 में भी हुआ था। यानी कि उस लड़के सौमित्रा विश्वास की मौत को भी एक सुसाइड दिखाने की कोशिश करी गई थी। तो ये तो हुई अतीत की कुछ बातें जिनकी वजह से प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स के ये दावे कि संजय रॉय अकेला नहीं था और भी लोग उसके साथ इस जुर्म में शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं सच दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट में उठ रहे कुछ और सवालों के बारे में जो कि पुलिस और हॉस्पिटल ऑफिशियल्स दोनों के ऊपर उठ रहे हैं। पहला सवाल, जब 15 तारीख की रात को एक पूरी की पूरी भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस आती है और हॉस्पिटल के बाहर और अंदर दोनों जगह तोड़फोड़ करती है, तो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो पुलिस में किसी तरीके की कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं इस बात को लेकर के। दूसरा सवाल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्राइम सीन के पास ही रेनोवेशन का काम क्यों शुरू कर देता है। और तीसरा सवाल, पुलिस किसी तरीके का एक्शन तुरंत क्यों नहीं लेती है उस रेनोवेशन के काम को रुकवाने के लिए जो कि क्राइम सीन के जस्ट बराबर में ही शुरू कर दिया गया था। और ये जो सारी बातें हैं, जब आप इनके बारे में सोचेंगे, इनको देखेंगे, तो ये सचमुच में परेशान कर देने वाली हैं। पर हाँ, इन परेशान कर देने वाली बातों के बीच एक अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि ये जो केस है ये सीबीआई के हाथों में पहुंच गया है। खैर, बातें तो अभी भी इस केस को लेकर के इतनी हैं
कि इस एक वीडियो में उन सबके बारे में बात कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस केस के एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर। तो आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में हमने संजय रॉय की बात को बीच में से ही छोड़ दिया था और मैंने बोला था कि वीडियो की एंड में हम इस इंसान से रिलेटेड सारी बातों पर स्पेशली थोड़ा सा ध्यान देंगे। और उसकी वजह ये है कि ये जो शख्स है ये सचमुच में सोसाइटी के लिए एक लेसन की तरह है। ये शख्स इस बात का सबूत है कि कोई भी इंसान किसी भी जुर्म को अचानक से ही अंजाम नहीं दे देता है, बल्कि उससे पहले वो उस वारदात को न जाने कितनी बार अपने दिमाग में अंजाम देता है। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। जब इसे पकड़ा जाता है और जब पुलिस इसके फ़ोन को खंगालती है तो उसमें बहुत सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलता है, ऐसी पॉर्न वीडियोस जिनके लिए स्पेशली पुलिस ने मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में कि वो वायलेंट पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो इस इंसान के पास्ट के बारे में पता चलता है कि ये इंसान 4 शादियां कर चुका है, जिसमें से कि 3 शादियां इसलिए टूट गईं क्योंकि ये उन औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था। और ये सब बातें जानने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि जो कुछ हुआ उस लेडी डॉक्टर के साथ उस सब में ये शख्स शामिल है। और ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा करती हैं। इसे देखिए, ऑटोप्सी की रिपोर्ट में इस बात को रिवील किया गया है कि विक्टिम के साथ जेनेटल टॉर्चर भी किया गया था। और ये बात हमें पहले ही पता चल चुकी है कि ये शख्स वायलेंट पोर्नोग्राफिक वीडियोस का एडिक्ट है। देखिए, जो हो चुका है हम उसे तो अब नहीं बदल सकते, लेकिन हम कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे हम ये पक्का कर पाएं कि आगे चलकर इस तरीके की कोई घटना दोबारा ना हो। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो शख्स है संजय रॉय, इसने बहुत छोटी उम्र से ही ये सब पोर्नोग्राफिक वीडियोस वगैरह देखना शुरू कर दिया था और फिर आगे चलकर इसने वायलेंट पॉर्न देखना शुरू किया, ये उसका एडिक्ट बना। और एक टाइम के बाद ये चीजें इसके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गई कि ये औरतों को एक ऑब्जेक्ट की नजर से देखने लगा। और ये सब बातें दिखाई देती हैं इस इंसान की जिंदगी में। मतलब आप खुद देखिए, इसने 4 शादियां करी और ये उन सबके साथ मारपीट करता था। और इस सब के बाद अब इस इंसान के ऊपर एक मर्डर और रेप के केस का आरोप है। तो अब सवाल उठता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एज अ फैमिली हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, खासतौर से टीनेज लड़के, वो अपने मोबाइल फोन्स पर क्या देख रहे हैं। एज अ सोसाइटी हम मिलकर ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं जो इस तरीके की गलत और भद्दी मानसिकता बच्चों के अंदर डाल सकती है, जैसे कि पॉर्न वीडियोस। और एज अ इंडिविजुअल हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट ना करें जो कि सोसाइटी में एक गलत और गंदी मानसिकता को फैलाती है।